नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। सिटी सेंटर लेकर मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। जो सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर के साथ, जो भोपाल में छात्राओं से रेप केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक और पीड़िता सामने आई है जिसने कई गंभीर आरोप साहिल पर लगाए हैं। पीड़िता ने डांस अकेडमी में छेड़छाड़ और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर बाग सिवनिया पुलिस ने चौथी एफआईआर दर्ज की है। वहीं इससे पहले पेशी के दौरान आरोपियों की वकीलों ने कोर्ट परिसर में पिटाई भी की। कोर्ट में आरोपी फरहान को 30 अप्रैल तक और आरोपी अली को 2 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। बता दें कि सोमवार को फरहान की रिमांड खत्म हुई। उसी की निशानदेही के आधार पर साहिल और अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। में से एक आरोपी साहिल डांस एकेडमी चलाता था। उसी डांस एकेडमी से जुड़ी हुई एक लड़की ने हमारे समक्ष उपस्थित होकर अपनी दास्तान सुनाई है और उसकी कहानी के आधार पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। साहिल के विरुद्ध छेड़छाड़ का मामला है और धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम का, यानी भारतीय न्याय संहिता और मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम, इसके तहत उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है, जो कि अभी 0 पे हमारे यहाँ कायम किया गया है। उसको असल के लिए थाना सुबह गार्डन देगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। निहारिका, भोपाल रेपकांड की बात की जाए तो 4 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। एक नया खुलासा की चौथी पीड़िता भी सामने आई। इसके अलावा अब आपके पास क्या कुछ नई जानकारी आई है वो बताएं। जी देखिए, जो चौथी पीड़िता सामने आई है उसने साहिल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका ये कहना है कि साहिल जो है वो डांस एकेडमी चलाता था, उसमें हमें बुलाता था और उसके बाद अगर एक बार कोई भी लड़की उस डांस एकेडमी में पहुंच गई तो वो उसका शिकार बन जाती थी। साहिल उसे ब्लैकमेल करता था, उसके साथ घिनौना कृत्य करता था, उसे धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाता था और उसके बाद एक लड़की अगर कोई भी लड़की अगर उसके डांस क्लास में आने के बाद वहाँ से गायब होती थी तो उनका पीछा करता था कि आखिर वो कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है। और इसी के साथ में जितनी भी लड़कियां वहां पर आती थी वो कहीं ना कहीं साहिल का शिकार बनती थी। यही कारण था कि कल भी पुलिस प्रशासन जो है वो साहिल को उसकी डांस एकेडमी लेकर पहुंची थी, जहां पर ये पूछताछ की जा रही थी कि आखिरकार कितनी लड़कियों को साहिल डांस क्लास लेकर आया है, कितनी लड़कियों को उसने शिकार बनाया है और कितनी लड़कियों को उसने एडमिशन दिया है। कुल मिलाकर साहिल से यही चीजों को लेकर पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पूछताछ पूरी नहीं हुई थी, जिसके चलते कल पुलिस ने जब उसे कोर्ट में पेश किया तो फिर उसे भी रिमांड पर मांगा है। 4 आरोपी जो गिरफ्तार हो चुके हैं, चारों को पुलिस ने रिमांड पर मांगा था और चारों की रिमांड पुलिस को मिल चुकी है। जो अली है जिसे कल ही गिरफ्तार किया था, अली की रिमांड 3 अप्रैल तक की है, तो 3 मई तक की है। तो बाकी जितने भी आरोपी हैं उनकी रिमांड 2 दिन और बढ़ाई गई है। उसके बाद भी पुलिस ये कोशिश करेगी कि इन्हें लगातार रिमांड पर रखा जा सके। एक मुख्य आरोपी जो है उसे आज पुलिस इंदौर लेकर जा रही है, चूंकि उसकी जो कड़िया है वो इंदौर से भी जुड़ी हुई है, तो इंदौर के भंवरकुआ थाना उसे लेकर पहुंचेगी और उसके बाद वहां पर पढ़ने वाली जितनी भी छात्राओं को उसने परेशान किया, या जो भोपाल की पीड़िता है जो इंदौर गई थी पढ़ने और उसका पीछा करते हुए फरहान इंदौर पहुंचा था, तो उसने कहां उसे पकड़ा, किस तरह से उसके साथ हरकत की और उसके बाद कितनी और लड़कियों को शिकार बनाया, इस तरह के तमाम सवालों के लिए पुलिस जो है आज आरोपी को इंदौर लेकर जा रही है। अन्य जितने भी आरोपी हैं उन सभी से अलग अलग पूछताछ की जा रही है, ताकि कहीं से भी अगर कोई लिंक मिल जाए तो उसे पकड़कर पुलिस इस मामले की और गहराई तक पहुंच सके। 2 आरोपी अभी भी इसमें फरार है, जो अबरार और नबील है। उन दोनों के लिए पुलिस ने 2 टीमों को रवाना किया गया है। एक टीम जो है पश्चिम बंगाल में है, एक टीम जो है वो बिहार में है। ये दोनों आरोपी जो है ये इन्हें रिस्पेक्टिव स्टेट्स में रहते थे, तो ऐसे में वहां पर पुलिस ने अपनी टीम को भेजा है और वो भी गहराई से वहां पर जांच कर रहे हैं और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले फरहान गिरफ्तार हुआ था, फरहान की निशानदेही पर ही इतने अन्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। अली जिसे कल गिरफ्तार किया था उससे पुलिस खास तौर पर पूछताछ कर रही है, क्योंकि वो नया आरोपी आया है। तो ऐसे में किस तरह से उसने ये सारी चीजें की, क्योंकि अली के पास से गाड़ी भी जब्त की गई है जिससे वो लड़कियों को लाता और ले जाता था, साथ ही में उससे ड्रग्स भी सप्लाई करता था। साहिल पर भी गंभीर आरोप है कि वो ड्रग्स सप्लाई करता था, अपनी डांस क्लास में लड़कियों को गांजा जैसे ड्रग्स पिलाता था और उसी के साथ में उनके साथ में घिनौना कृत्य करते थे। तो ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से लिंक है, पूरा ये जो मामला था ये शुरू कैसे हुआ, किसने शुरू किया, कहां से शुरू हुआ, इस तरह के तमाम सवाल जो है अब पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि देखिए, लगातार लड़कियां सामने आ रही है। पहले जो युवतियां सामने आई थी उन्हें देखकर जब ये कोर्ट तक मामला पहुंचा तो उसके बाद कल एक चौथी लड़की भी सामने आई है। तो जब वो सामने आई तो पुलिस ने ये देखना जरूरी
समझा कि और कितनी लड़कियां हैं। पुलिस ये भी जांच पड़ताल करना चाह रही है कि 12 लड़कियों का ऐसा पता चला था इन लोगों के फ़ोन से, इनकी जो फ़ोन से वीडियोज़ मिली थी, यानी कि आरोपियों के फ़ोन से जो वीडियोज़ मिली थी छात्राओं के, उसे भी शिनाख्त करके उन लड़कियों तक पहुँचा जा रहा है ताकि पुलिस उन लड़कियों की काउंसलिंग कर सके और उन्हें केस करने के लिए समझा सके, उन्हें समझाइश दे सके ताकि मामला और खुलकर सामने आ सके। देखिए, जो लड़कियां थी वो करीब 10 से 12 थी और शायद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो जो लड़कियां थी वो अभी सामने आने से कतरा रही हैं, डर रही हैं, तो पुलिस लगातार उनकी काउंसलिंग कर रही है ताकि इस मामले में और खुलासे हो सके। एक बड़ा ये भी हम लोगों को देखने को मिला था, लगातार खुलासे हो रहे हैं, चौथा आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, क्योंकि रिमांड भी ली गई, हो सकता है कि इसमें और भी आरोपियों की संलिप्तता हो, और भी आरोपियों का नाम सामने आए। जैसा कि आप बता रही है कि और भी लड़कियां हैं, हो सकता है कि वो भी शिकायत के लिए आगे आए। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, और लड़कियां जो है वो भी शिकायत के लिए आगे आ सकती है। यही कारण है कि पुलिस जो वीडियोस उनके पास आई है, जो चैट्स के स्क्रीनशॉट उनके पास आए हैं, उसके माध्यम से लड़कियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं मुख्य तौर पर कि उन्हें कोर्ट में जाकर अपना केस दर्ज कराना, उन्हें पुलिस स्टेशन जाकर केस दर्ज कराना चाहिए, कोर्ट में आरोपियों को दोषी ठहराना चाहिए ताकि ये जो मामला है पूरी तरह से खुल सके। देखिए, 7 आरोपी थे मुख्य तौर पर, 7वां जो आरोपी था हामिद, उसकी बात इसलिए नहीं की जा रही है ज्यादा क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन हामिद ही वो इंसान था जिसके घर पे, जिसके कमरे पे इस तरह के सारे घिनौने कृत्य होते थे। लड़कियों को वहीं ले जाया जाता था और उसके बाद लड़कियों से घिनौना कृत्य भी वहीं किया जाता था। हामिद ने सुसाइड कर लिया था कुछ साल पहले, इसी के चलते अब हामिद तक पहुंचना जाहिर सी बात है कि नामुमकिन है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो कड़ियां हैं, जैसे उसके परिजन हो गए, दोस्त हो गए, उन तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है कि कभी कहीं से भी अगर हामिद ने इस तरह के किसी भी कृत्य की जानकारी किसी को दी थी तो वो और सामने आ सके। देखिए, 2017 से 2025 8 साल कम नहीं होते हैं, 8 सालों तक इस सभी पीड़िता चुप थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, अब सामने आई है, तो एक दूसरे को सहारा देते हुए ये पीड़िता भी आगे बढ़ रही है। तोड़ी है और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी भी होती जा रही। निहारिका, हमने देखा कि बीते दिन वो तस्वीर भी आई थी जब पुलिस और वकीलों के बीच नोकझोंक भी हुई, जब आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जा रही थी, पिटाई भी हुई थी। जी बिल्कुल, ये कल ही की बात है। कल जब आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंचे थे तो उसके बाद वहां पर पुलिस के लिए वकीलों को समझाना, उन्हें रोकना नामुमकिन सा हो चुका था। पुलिस की जहां संख्या 30 से 40 थी, वहीं वकीलों की संख्या 300 से 400 थी। तो आप देख सकते कितना बड़ा अंतर था। यही कारण था कि वहां पर QRF को भी बुलाना पड़ा। QRF जब वहां पर पहुंची तो उसके बाद वकीलों को समझाइश दी जा रही थी कि वे लोग पीछे हट जाए, उन जो पुलिस वहां पर अपना काम करने पहुंची वो काम करने दे, लेकिन वकीलों ने भी ठान रखा था, कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा था। और यही चीज के चलते वहां पर हमें देखने को मिला कि पुलिस और वकीलों के बीच में भी नोकझोंक हो गई। नोकझोंक वही नहीं रुकी, इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पुलिस को वकीलों को हटाने के लिए उन पर मिर्ची का पाउडर तक डालना पड़ा। आप देख सकते 4 घंटों की पूछताछ के बाद जब आरोपी को वहां से निकाला गया तो QRF और पुलिस की टीम ने मिलकर आरोपी को बचाने की कोशिश की। उसके बावजूद वकीलों ने जमकर उसकी धुनाई की। और तस्वीर आपने देखी थी कि जब आरोपियों को ले जाया जा रहा था, बचाने की कोशिश की गई, लेकिन धुनाई भी यहाँ पर हुई थी। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से हम निहारिका देख रहे हैं कि लगातार खुलासे होते जा रहे हैं, नजरें आप इस बड़ी खबर पर बनाए रखिएगा। आगे जैसे जैसे अपडेट आएगी दर्शकों तक भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका आपका जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां धरने पर बैठे ग्रामीणों से बातचीत अब फेल हुई है। प्रशासन के साथ ग्रामीणों की बातचीत फेल रही। SCCL की रेहर खदान के बाहर धरने पर ये बैठे हैं। तो देखिए, ग्रामीणों ने यहाँ पर रेहर खदान पर ताला लगा दिया है। मुआवजा नौकरी नहीं मिलने से ये नाराज है। करीब 30 घंटे से ये ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और ग्रामीणों के धरने से SCCL को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो सूरजपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमाम हसन हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। इमाम, अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति, क्या बातचीत के लिए कोई पहुंचा है, कोई बातचीत बनी है? जी देखिए, जब कल सुबह ग्रामीण वहां पर इकट्ठे होकर जो SCCL की 2 खदानें हैं, रेहर और गायत्री, उसको जब बंद कर दिए थे और किसी कर्मचारी और खनन और परिवहन को बंद कर दिए थे, उसके बाद जब जिला प्रशासन और जो SCCL के जो अधिकारी हैं वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन दिन भर की जो बातचीत रही वो बेनतीजा रही। हालांकि इस दौरान जो प्रशासन के लोगों ने ग्रामीणों को चेतावनी भी दी कि 20 दिन का अल्टीमेटम हमको दीजिए, नहीं तो अभी जेल जाने के लिए तैयार रहिए, लेकिन ग्रामीण तब भी नहीं माने और डटे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक अब जो उनकी 27 सालों से जो मांग रही है नौकरी और मुआवजे की, उसका तत्कालिक निराकरण नहीं होगा,
तब तक वो वहां से उठने वाले नहीं है। ऐसे में जो हजारों टन जो कोयला वहां से निकलता है और परिवहन होता है, जिसको लेकर एससीएल को अभी करोड़ों रुपए का नुकसान का अंदेशा भी वहां पर जताया जा रहा है। फिलहाल जो एससीएल के अधिकारी हैं और जिला प्रशासन के लोग हैं वो फिर से आज मौके पर मौजूद हैं वहां पर, और बड़ी संख्या में जो वहां पे जो प्रभावित लोग हैं वो भी डटे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमाम आपका जानकारी के लिए। सूरजपुर के बाद रुक करेंगे नीमच से मिल रही बड़ी खबर का, जहां कृषि उपज मंडी में बड़ा हादसा हुआ है। टेम्पो ने बुजुर्ग किसान को कुचल दिया। उपज ढोने का काम यह किसान करता था। हादसे के बाद बुजुर्ग की मौके पर मौत हुई है। मंडी प्रांगण में ही किसान सो रहे थे। पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर लिया है। तो नीमच से ये खबर, कृषि उपज मंडी में यह बड़ा हादसा हुआ जहां टेम्पो ने एक बुजुर्ग किसान को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि उपज ढोने का काम ये किसान करता था और हादसे के बाद बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। मंडी प्रांगण जहां पर किसान सोते हैं, ये भी वहीं पर सो रहा था। ऐसे में टेम्पो आता है और हादसा होता है और इसमें बुजुर्ग की मौत हुई है। पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए टेम्पो को जब्त कर लिया। तो पूरा मामला नीमच के कृषि उपज मंडी का है। बड़ी खबर बिलासपुर से, युवकों को स्टंट करना महंगा पड़ गया। कार के ऊपर स्टंट करने वालों पर कार्रवाई की गई है। तीनों युवकों को कोर्ट में पेश किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना लगा है। युवकों के पेरेंट्स को भी पुलिस ने समझाया है। जिला एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। बड़ी खबर बिलासपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। युवकों ने स्टंट किया था जो कि महंगा पड़ गया। कार के ऊपर स्टंट करने वालों पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है और बताया जा रहा है कि तीनों युवक को कोर्ट में पेश भी किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना भी लगाया गया। इन युवकों के पेरेंट्स को भी पुलिस ने बुलाया और समझाइश दी है और जिला एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। बड़ी खबर अंबिकापुर से, गौशाला में भीषण आग लगी है। अज्ञात लोगों पर आग लगाने का आरोप लगा है और बाल बाल मवेशियों की जान बची है। गौशाला मालिक का अज्ञात लोगों पर आरोप है और मैनपाटा आम गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। अंबिकापुर का ये पूरा मामला है। गौशाला की तस्वीर जहां पर भीषण आग लगी और अज्ञात लोगों पर आग लगाने का आरोप लगा है। मवेशियों की जान इसमें बाल बाल बची है। गौशाला मालिक का अज्ञात लोगों पर आरोप है कि अज्ञात लोगों ने यहां पर आग लगाई है। मैनपाटा आम गांव की घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गौशाला की तस्वीरें जहां पर आग लगा दी गई। अगली बड़ी खबर बुरहानपुर से, जहां बिजली की डीपी में आग लग गई। डीपी में आग लगने से इलाके की लाइट कट हो गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने डीपी को ठीक किया है और गणपति नाका थाना क्षेत्र के लोहार मंडी का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये मौके की तस्वीर, बिजली की डीपी जहां पर आग लगी और जिसके चलते लाइट भी बंद हो गई। फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। तो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने डीपी को अब ठीक कर दिया है और ये मामला गणपति नाका थाना क्षेत्र के लोहार मंडी का है। कंप्लेन पिछले 6 महीनों से की जा रही है, जिसका बिजली बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज नौयत ये आई कि पूरी डीपी के अंदर अंगार लग गई। ये महल्ले वालों की सूझबूझ की वजह से ये डीपी की अंगार बुझी और कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तो किसको शिकायत किया आपने? इसके पहले अशफाक भाई को करे थे, जायसवाल भाई को करे थे। उन्होंने आए थे, देखे थे, रिपेयर करके चले गए थे। लेकिन उसके बाद भी डीपी के अंदर का उसका जो तेल जो है वो पूरा की पूरा उसका तेल गिरता है, जिसकी शिकायत इसके पहले भी कर चुके हैं हम। बड़ी खबर देवास से, केपी कॉलेज में आग लगी है। पुराने लॉ सेक्शन में ये भीषण आग लगी और कई पुराने दस्तावेज जलकर खाक हुए हैं। कलेक्टर के राजस्व विभाग से जुड़े ये दस्तावेज थे जो कि जल गए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो ये बड़ी खबर देवास से आप तक पहुंचा रहे हैं। केपी कॉलेज में आग लगी है। पुराने लॉ सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर ये भीषण आग लगी, जहाँ पर कई पुराने दस्तावेज रखे हुए थे जो कि इस आग में जलकर खाक हुए हैं और कलेक्टर के राजस्व विभाग से जुड़े हुए ये दस्तावेज बताए गए हैं। अभी जो काफ़ी लेट हो गया है, अंदर की मैं डैमेज नहीं बता सकता हूँ, पर ऑलमोस्ट इसमें फर्नीचर था, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। जहाँ पे आग लगी है वहाँ फर्नीचर भरे थे? हाँ, मोस्टली मेरे जो नॉलेज है, क्योंकि मैं बाद में नवंबर में आया हूँ चार्ज में। इसके पहले ये हिस्सा जो है वो ट्रेजरी को और कलेक्ट्रेट के अन्य विभागों को दिया जा चुका था।
और डॉक्यूमेंट जो है पुराने मिलिट्री साइंस वाले हिस्से में है, और ऊपर कुटुंब न्यायालय है उसमें है, और बाकी साइंस कॉलेज का जो हिस्सा था हमारा ब्लॉक वो कलेक्ट्रेट है। ये कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी, केपी कॉलेज में पीछे आग लगने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसे मौके पर आकर के आग पर काबू पा रहे हैं। अंदर वहाँ पर कुछ बेंचेस वगैरह और कागज हैं, अभी तक हम अंदर घुस नहीं पाए, हम बाहर से ही अभी आग पर काबू पा रहे हैं। शहडोल से बड़ी खबर, पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 30 मवेशियों से भरे ट्रक को पकड़ा है और ट्रक को छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हुए हैं। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सुहागपुर थाना क्षेत्र के जमुआ गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो शहडोल से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पशु तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 30 मवेशियों से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है और देखिए, जैसे पुलिस की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची, ऐसे में ट्रक को छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गए। 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज किया है और सुहागपुर थाना क्षेत्र के जमुआ गांव का ये मामला बताया जा रहा है। थाना सुहागपुर को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक वाहन जा रहा है जिसमें कुछ पशुओं को ले जाया जा रहा है अवैध रूप से। इस पर से घेराबंदी करके उस वाहन को पकड़ा गया। वाहन तलाशी ली गई, उसमें कुछ 28 भैंस और उनके पड़े मिले हैं, जिसमें से 2 सबको निकाला गया, तो 2 जो पशु थे उसमें से वो मृत पाए गए। 26 जो भैंस और पड़े थे उनको गौशाला में रखवाया गया। जो मृत पशुओं का पीएम कराया जा रहा है। अज्ञात इसमें चूंकि उस समय जो वाहन चालक थे वो भाग गए, ये वाहन चालक के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बेमेतरा नगर पालिका परिषद की लापरवाही का खामियाजा सिंघोरी वार्ड के लोग को भुगतना पड़ रहा है। नाली का गंदा पानी उनके घर में घुस रहा है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के ग्रामीण परिवेश वाला वार्ड नंबर 13 और 14 सिंघोरी वार्ड में आता है। शहर का पूरा पानी इसी वार्ड से होकर निकलता है, लेकिन वार्ड के अंतिम छोर में बसे घरों में शहर का पूरा गंदा पानी घुस रहा है। इसे लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेमेतरा नगर पालिका परिषद की एक लापरवाही सामने आई है और आने का मुख्य कारण है कि नालियों की जो है वो सफाई नहीं हो रही, नाली नहीं बन पाई है। यहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप में अपने आप को सोबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी डेली वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है और फेसबुक फोटो के माध्यम से यहाँ पे शहर में साफ सफाई व्यवस्था चल रही है। अब ये देखिए किस प्रकार से एक घर है सिंघौरी का, इस घर की हालत देखिए, पूरा नाली का पानी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि नाली के पानी पूरे घरों में जाती है। और दूसरी ओर आपको और दिखाना चाहूंगा कि ये जो नाली देखिए, ये नाली बनी हुई है। अब इस नाली की वजह से पूरे घरों में पानी घुस रहा है। ये एक दिन का बात नहीं है, रोजाना इसी प्रकार की परेशानी यहाँ पे हो रही है और हालात ये हैं कि इनके घर के अंदर रिस कर पूरा पानी जा रहा है। चलिए, एक हमारे साथ बिटिया है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर बात क्या है, कैसे क्या हो गया बेटा, कैसे तकलीफ होती है? 1-1.5 साल लगभग हो गया मेरे को विधायक कार्यालय और इधर नगर पालिका में जाके इसका शिकायत करते कि इसको बनाओ, लेकिन उनके तरफ से सिर्फ बोला जाता है कि हाँ हम लोग काम करेंगे, और होता जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता है। कितनी तकलीफ होती है? घर पानी घुस रहा है? घर में पानी तो घुस रहा है, घर टूटने का डर सबसे पहला बड़ा डर है, घर टूटने का। पानी घर अंदर से रिस रहा है, मतलब वो अंदर ही अंदर घर को खोखला करते जा रहे हैं। अंदर ही अंदर घर को खोखला कर रहा जाए। माँ जी बैठी हुई, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कितनी तकलीफ है? घर पूरा घर कितने खराब हो गया पूरा? घर में सांप बिच्छी सब घुसा थे, धुना लगा थे, जमीन धसा थे, बलाक देखा देता, जमीन धस गई पूरा घर। सांप बिच्छू भी आ जाते? हाँ, सांप बिच्छी तक घुसा थी बाबू, काला बता दे। बिल्कुल, ये देख सकते हैं इनकी खुद की एक पीड़ा है कि जो है वो किस प्रकार से लापरवाही। अब चलिए मैं दूसरी तस्वीर और दिखाता हूँ कि ये देखिए ये क्या लापरवाही है। ये जो है सड़कों में पानी भरा है, जो जितनी गाड़ियां आ रही है पूरे सड़क पे पानी आ गई है, सड़क पे जैसे पूरा इस पार उस पार जा रहा है। कारण ये है कि जो खेत वाले किसान हैं उन्होंने यहाँ को ब्लॉक कर दिया है और कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी है किसकी? नगर पालिका परिषद की। नगर पालिका परिषद ये कहता है कि ये जो नाली है वो पीडब्ल्यूडी का है और पीडब्ल्यूडी का कहना है कि वो हैंडओवर हो गया, शहर की नालियां वो नगर पालिका परिषद की है। यानी 2 विभाग के बीच में ये जो शहरवासी वो पिस रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां यहाँ रहती हैं, उनकी माँ जी रहते बुजुर्ग, और बता रहे थे कि जिस प्रकार से सांप और बिच्छू निकलते हैं, कहीं न कहीं लापरवाही जो है नगर पालिका परिषद की है। और आए दिन नगर पालिका परिषद के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं वो फोटोबाजी में ही लगे हुए हैं। वास्तव में देखना है तो इस प्रकार की स्थिति आप देख सकते हैं।
एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। किसान द्वारा अपने खेत में पूर्व में जो जाता था उसको लगातार बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि अब किसान द्वारा उनको काट कर खेत बनाने अन्य उपयोग के लिए उसको किया जा रहा है, ना खेती के लिए उसको उपयोग नहीं किया जा रहा है। पूर्व में खेती के लिए जब जरूरत था पानी का तो उनको ले जाते थे, और चूँकि रोड मुख्य मार्ग है, स्टेट हाईवे और शहर के लगे हुए हैं, तो पीडब्ल्यूडी द्वारा इनको पूर्व में बनाया नहीं गया था। हम प्रस्ताव बीच में, और जब किसान और शिकायत किए थे तो पीडब्ल्यूडी के साथ संयुक्त रूप से भी बीच में बुलाया गया था। फिर अभी संपर्क किए हैं पीडब्ल्यूडी से, तो ये बजट में फिर से जुड़ाने का आश्वासन दिया गया। हम भी अपन नगरीय प्रशासन से उसको बनाने के लिए प्रस्ताव परिषद में रखे हैं, और जल्दी से जल्दी हम भी नगर पालिका के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे। बड़ी खबर सागर से। सानोधा गांव में प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने सानोधा गांव से अतिक्रमण को हटा दिया है और बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद रहे। सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर यह अतिक्रमण किया गया था और युवती को भगाने वाले आरोपी अनस की भी दुकानें तोड़ी गई हैं। 19 अप्रैल को भागने की घटना के बाद ये पूरा बवाल हुआ था। तो बड़ी खबर सागर से आप तक पहुंचा रहे हैं। सानोदा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सानोदा गांव में जो भी अतिक्रमण किया गया था उसे हटा दिया गया है। तो बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद रहे ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था और युवती को भगाने वाले आरोपी अनस की दुकानें भी तोड़ दी गई हैं। तो 19 अप्रैल को भागने की घटना के बाद पूरा बवाल हुआ था, जिसके बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, निगम की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके जो भी यहां पर कब्जा किया गया था, उन सभी कब्जे को हटाया गया है। तो बड़ी खबर सागर से आप तक पहुंचा रहे सानोधा गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें मौके की दिखा रहे हैं। ये देखिए, पुलिस की टीम भी बड़ी संख्या में आपको नजर आई होगी और ये उस वक्त की तस्वीरें जब बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया जा रहा था। एक बड़ी कार्रवाई की जा रही थी। जो अतिक्रमण यहां पर किया गया था उसे हटाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हनी दुबे हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। हनी, कब से अतिक्रमण किया गया था और अभी कार्रवाई चालू है या फिर कार्रवाई की जा चुकी है? आपको बता दूं, ये बीते दिनों की बात है। सानोदा थाना क्षेत्र के सानोदा ग्राम की ये घटना हुई थी, जहां एक वर्ग विशेष के युवक द्वारा एक हिंदू युवती को ले जाया गया था, जिसके बाद वहां पर उपद्रव हुआ था, आगजनी की घटना हुई थी। तभी उसी समय घटना का पता चला था। यहाँ पे अवैध रूप से बड़ी मात्रा में अतिक्रमण किया गया था। आज सुबह से ही सागर एसडीएम और पुलिस बल वहां पर मौजूद है और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए, अभी भी एक कार्रवाई की जा रही, नजर बना रखिएगा हनी। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक तरफ भीषण गर्मी में देश भर के कई जिलों में जल संकट जैसे हालात हैं, तो वहीं डिंडौरी जिले के कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पर नल जल योजना के तहत घर घर पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। जिले का एक ऐसा ही गांव है पत्थरकटा गांव, जो 300 फीट ऊंचे पहाड़ी पर स्थित है। एनडीटीवी की टीम आज इसी गांव पहुंची और गांव के लोगों से बातचीत की। गांव के लोगों ने बताया कि नल जल योजना से पहले गांव के लोग एक एक बाल्टी के पानी के लिए जान की बाजी लगाने को मजबूर थे, लेकिन अब घर घर पानी पहुंचने से लोग खुश हैं। इसके अलावा हमारी टीम जिले के सचौली गांव भी पहुंची, जो पहले एक ड्राई एरिया के रूप में माना जाता था, लेकिन नल जल योजना ने इन लोगों को नई जिंदगी दी है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पत्थरकटा में और आप देख सकते हैं नल जल योजना के माध्यम से ग्रामीणों को किस तरह से शुद्ध पेयजल यहाँ पे मिल रहा है, जिसके बाद से ग्रामीण यहाँ पे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। गांव की कुछ महिलाएं भी हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पहले हालत कितनी ख़राब थी और नल जल योजना के बाद अब गाँव के लोग क्या महसूस कर रहे हैं। भैया, पहले क्या हालत थी यहाँ पर जल संकट की, कितनी समस्या होती थी पानी को लेकर? पहले यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रही और नदी नाले से लेके आते थे, 1-1.5 किलोमीटर दूर से लेके आते थे। अब जो है नल जल योजना अंतर्गत जैसे ही आए हैं, सरकार की योजना आई है, तब से लोगों को बहुत ही अच्छा पानी मिल रहा है। ये भी बताते हैं कि कुएं में नीचे आप लोग उतरते थे और कटोरी से नीचे घाट के नीचे से उतर के लेके आते थे पानी। नहीं, कुएं में भी नीचे उतर के पानी आप लोग कटोरी से भरते थे? नीचे भी वहाँ दिन भर बैठने पड़ता था, तब जाके पानी मिल रहा था, नहीं तो पानी नहीं मिल रहा है इस गांव में। अब जब ये योजना शुरू हो गई तो अभी थोड़ा बहुत आराम है। आराम है? हाँ। पहले बहुत दिक्कत होती थी सर हमको,
अब जब से ये नल जल योजना चालू हुआ तब से हमको पानी का सुविधा बना। इसमें सरपंच और सचिव पंचायत वाले कोई ध्यान नहीं देते। इसका बिजली का बिल कर वो जो है तो हम स्वयं गांव वाले भुगतान करते हैं, ऑपरेटर को भी देते हैं हम गांव वाले, टीसी कनेक्शन भी हम कटाते हैं तो गांव वाले ही कटाते हैं। इस प्रकार का हमारे यहाँ गांव में चल रहा है सर। कितना कितना चंदा आप लोग किए? हम लोग 200 रुपये प्रत्येक चूल्हा पीछे लगाते हैं सर। ग्रामीणों ने कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत पे भी नल जल योजना के संचालन में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। पत्थरकटा के बाद एनडीटीवी की टीम पहुंची है सचौली गांव में और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ जल जीवन मिशन योजना के तहत नल जल योजना के माध्यम से लोगों को बाकायदा शुद्ध पेयजल मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि काफ़ी दिनों पहले तक यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी और ये एरिया जो है पूरा ड्राई एरिया बताया जा रहा है। यहाँ पर कई बार नलकूप खनन करने की कोशिश की गई, ट्यूबवेल भी किया गया, लेकिन जलस्तर काफ़ी नीचे होने के कारण यहाँ पे पानी लोगों को नहीं मिल पाता था, जिसके कारण लोगों को यहाँ गर्मी के मौसम में भीषण जल संकट का सामना करना पड़ता था। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब नल जल योजना के माध्यम से यहाँ पे ग्रामीणों को बाकायदा शुद्ध पानी मिल रहा है। पानी की यहाँ क्या समस्या होती थी पहले? पानी की पहले बहुत समस्या होती थी सर, यहाँ पर कुआं झिरिया भी सूख जाते थे। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्रदेश का प्रश्न। नमस्कार।